आप सभी का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं इस खास विषय पे। दोस्तों, आज हमारा जो लेकर आए हम महाचर्चा महासेवा के साथ इस खास कार्यक्रम में, खास वेबिनार में दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा की तरफ से, साथ ही एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोफा एक्ट शुड नॉट रिफिल। मोफा इतना महत्वपूर्ण कानून है पिछले 60 सालों का, जो कंज्यूमर को, जो फ्लैट बायर से उनको अधिकार दिलाने वाला, वो रद्द नहीं होना चाहिए। इस तरह की षड्यंत्र, इस तरह का प्रपोजल सरकार के पास, महाराष्ट्र शासन के पास गया है। थैंक यू वेरी मच सुनील शर्मा जी। आज हमारे बीच में डॉक्टर सुहास पटवर्धन जी है, जो एक बैंकर होकर रिटायर्ड हुए हैं। आज पूना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और ही इज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। उसी तरह से हमारे साथ एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी है, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। वो एक टेक्निकल एंड एक्सपर्ट डायरेक्टर है महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के। और हमारे साथ एडवोकेट विनोद संपत जी है, जो प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रेसिडेंट एंड यूजर्स वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष है। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आज का विषय है महत्वपूर्ण। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अबाउट द रिपीलिंग ऑफ महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963। जो 1963 का जो कायदा है, ग्राहक का संरक्षण के लिए बनाया हुआ कायदा है। यदि ये ग्राहक का संरक्षण के लिए बनाया है तो रेरा किसके लिए बनाया? रेरा भी ग्राहक का संरक्षण के लिए किया। बट जब हम ये दोनों चीज देखते हैं, ये लोकल एक्ट है जो 60 साल से अस्तित्व में है, तो इट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा मुकदमा हुआ है और ये जो कायदा है इतना मजबूत हो चुका है। इसी कायदा का दृष्टि में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा किया। रेरा जो है, रेरा रजिस्ट्रेशन करना, ट्रांसपेरेंसी लाना और उनको कॉम्प्लायंस करना, लोगों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी करना, इस तरह का कायदा कानून है। लेकिन उस रेरा में सेक्शन 88 ये बताता है कि एग्जिस्टिंग लॉ विल कंटिन्यू ऑफ द स्टेट लॉ। तो इसके लिए मुझे मानना है, यदि ये स्टेट लॉ बना है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेट एक्ट के अंदर महत्वपूर्ण 3-4 जो प्रावधान है वो महत्वपूर्ण है। एक तो सेक्शन 13, जहां क्रिमिनल ऑफेंस, यदि बिल्डर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है, यदि वो गलत कायदा काम करता है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। उसी तरह से डीम्ड कन्वेंस, सोसाइटी फॉर्मेशन, अकाउंट का इंफॉर्मेशन देना, ये इस तरह का महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि एडवोकेट श्री प्रसाद परब इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। उनको बुलाने के पहले डॉक्टर सुहास पटवर्धन जी को मैं इन्वाइट करूंगा। एज ए हाउसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन, जिला फेडरेशन, अभी ये जो विषय आने के बाद आपने इस तरह क्या कदम उठाया है, पुढे जाऊन आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यावर आपल्या लोकांना आपण मार्गदर्शन करावं, त्यांच्यात आपण काय सहयोग विचारू करतो किंवा त्यांच्याकडून आपण काय मागणी करतो। डॉक्टर सुहास पटवर्धन जी। धन्यवाद रमेश प्रभू साहेब, महासेवाचं मी अभिनंदन करतो। मी डॉक्टर नाहीये, तुम्ही डॉक्टर किंवा ऍडव्होकेट नाहीये, पण मी कोऑपरेटिव्ह मध्ये काम करणारा माणूस आहे आणि गेले 30-40 वर्ष कोऑपरेटिव्हशी संबंधित आहे। पुणे जिल्ह्याचा मी फेडरेशनचा अध्यक्ष आहे। गेला हरकत नाही, डॉक्टरेट नाहीये, नाही जे नाहीये ते उगाच नको ना, करेक्शन म्हणून केले मी ते। धन्यवाद। तर आपल्याकडे आज महासेवाचं मी अभिनंदन करतो, स्वागत करतो। आणि सुनील शर्मा साहेब आहेत, ऍडव्होकेट विनोद संपत, ऍडव्होकेट सत्यामुळे आमचे ऍडव्होकेट परब साहेब आहेत, आणि इतर सगळे आपण लोक आहोत। हा मेजॉरिटी टेक्निकल मुद्दा, तो सगळं आपलं कायदेशीर बाब आहेत, ते सगळे आपले ऍडव्होकेट्स दोन्ही तिन्ही आपल्याला मार्गदर्शन करतील। पण फेडरेशन मधून फेडरेशन, हाँ हिंदी में बात करोगे? हिंदी में थोड़ा बात करेंगे। हाँ नहीं ठीक है ठीक है। मैं पुणे डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन और महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उसमें जो लीगलिटी का ये है वो सब अपने सीनियर एडवोकेट्स अपने साथ जुड़े हुए वो ये करेंगे। मैं फेडरेशन की तरफ से ये आपको सब एक ये दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन और हमारी स्टेट हाउसिंग फेडरेशन, पुणे डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन ने ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये उठाया है। फॉर्चुनेटली जब थाने में लास्ट वीक हमने जब एजीएम हमारी थी, तभी ये लेटर हमें मिला था। तो ये लेटर के बारे में हमने चर्चा की है, बाद में हमने एक सेमिनार भी लिया था। और वो एक जो मोफा एक्ट वो कैंसिल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसमें एक्चुअली वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि जैसे 1,20,000
कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल ओवर महाराष्ट्र में, वैसे 80,000 के आगे अपार्टमेंट्स भी है, और ये सबके लिए अभी कन्विंस होना बाकी है। ओनली 15 to 20% लोगों का कन्विंस हुआ या डिम कन्विंस हुआ है, तो ये कैंसिल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और उसको जो उसमें जो त्रुटि होगी वो रेक्टिफाई करके वो करना चाहिए, उसके ऊपर बहस होना चाहिए। इसलिए हमने ऑलरेडी महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और अर्बन मिनिस्टर और कोऑपरेटिव मिनिस्टर को खत लिखा है, और उसमें हम लोग उनकी एक सब लोगों के, ऑफकोर्स मार के भी आपको सब लोग उसमें ज्वाइन हुए, मुझे मालूम है, आप सब लोग हमारे साथ ही अपन ये इशू ले रहे, तो हम लोग उनके अपॉइंटमेंट अगर मिलने के बाद उनको वो पहले हम लोग सब इसके उसको सब ये उसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसमें अगर रिवीजन होना तो वो कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सब ओपन है। लेकिन कैंसिल करने का, रिवील करने का तो रिपील करने का सवाल ही नहीं पैदा आता, वो स्ट्रेंथन करना चाहिए, और सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज और अपार्टमेंट का कन्विंस होना चाहिए। आगे चल के जो जब तक लैंड एंड बिल्डिंग जब तक वो कन्विंस नहीं होता तब तक वो रिडेवलपमेंट नहीं होती। 30 to 35% ऑफ सोसाइटी सब रिडेवलपमेंट के लिए अभी चालू है, तो उसके लिए पहले सबका कन्विंस करना जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग अभी देखेंगे उसके ऊपर, अभी तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कमिश्नर साहब को दिया और इन्फॉर्मेशन मांगा है, या ऐसा हर साल 2-3 साल भी ऐसा चलता रहता है। प्राइमरी स्टेज में होगा तो ठीक है, लेकिन रिपील करने को तो सवाल नहीं पैदा था। धन्यवाद। मेरे ख्याल से वो हम लोग जैसे जैसे आएंगे हम लोग सब इकट्ठा होकर उसको मुकाबला करेंगे। थैंक यू जी। धन्यवाद, धन्यवाद सुहास पटवर्धन साहब जी, एकदम सही फरमाया। वो जो उसको रद्द करने वाली बात तो वो तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों का सवाल है उनके फ्लैट का, क्योंकि सीधा सीधा मोफा में अपने शब्दों में अर्थ छुपा है, MOFA, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट। दोस्तों, जो आपने फ्लैट खरीदा है, सेल बाय किया है, तो आप वो जो फ्लैट के आप ऑनर बने हैं, तो आपके जो संरक्षण है आपका, वो कानून जो कायदा है मोफा वो करता है। आज 60 साल पुराना कायदा, एक बड़ी अच्छी चीज है कि उसमें अमेंडमेंट हुए, और आज भी वो उन करोड़ों बायर्स को, जो फ्लैट ऑनर्स है, उन लोगों को संरक्षित करता है। और ऐसे सेक्शन है जिसमें जो बिल्डर्स कुछ अपने वादे निभाते नहीं है, कुछ गलत काम करते हैं, वो जेल तक पहुंच जाते हैं। वही प्रॉब्लम है, वही वहां से ये कहानी शुरू होती है। तो ये जो षड्यंत्र है, ये जो साजिश है, ये पूरी नहीं हो, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए और सभी लोगों को जागृत करना चाहेंगे, क्योंकि आप कस्टमर हो, ग्राहक हो, तो ग्राहक को जागना चाहिए। जागो ग्राहक जागो, जैसे हमारे सेंटर ग्राहक मंच का ये नारा है, तो हम जगाना चाह रहे हैं। और साथ भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं, इस विषय के जानकार हैं, और आपने देखा होगा ये जब न्यूज ब्रेक हुई तो श्री प्रसाद परब साहब हर जगह छाए हुए थे, आज हमारे साथ मौजूद है। परब साहब, स्वागत है आपका और आप तमाम जितने स्पीकर हैं जो एक्सपर्ट हैं इस विषय पर, मैं आपका स्वागत करता हूं। और यही लाइन कहूंगा आपके सभी पटवर्धन साहब के लिए, विनोद संपत साहब के लिए, जितने हमारे कीनोट स्पीकर हैं उनके लिए, कि जीवन में ऐसी सोच रखिए, जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है, पर जो है वह लाजवाब है। और लाजवाब हमारे जो परब साहब हैं, पटवर्धन साहब हैं, विनोद संपत साहब हैं, जितने स्पीकर हैं हमारे आज के, वो लाजवाब है, प्रभु सर हैं। तो दोस्तों, में आगे बढ़ते हुए प्लीज वेलकम टू एडवोकेट श्री प्रसाद परब साहब। धन्यवाद सुनील सर। सभी मान्यवरों को प्रणाम करके हम आज का टॉपिक है रिगार्डिंग मोफा रिपीलमेंट। तो ये जो मोफा रिपील करने की जो कोशिश की जा रही है, या जो ये मोफा रिपील कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने अपना लीगलिटी का स्टैंड जो रखा हुआ है, पहले उसे समझ लेते हैं, एंड देन मोफा का इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ा वो जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे, मोफा रिपील करने चाहिए ऐसा जो स्टैंड, लीगल स्टैंड जो है वो जिन्होंने रखा है, और वो स्टैंड ऐसा है कि वो कहते हैं कि महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट एक्ट जो है 2012 का, तो उस 2012 की जो इनैक्टमेंट हुई थी, उसमें सेक्शन 56 में ये कहा गया था कि इसके आगे, मतलब महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट एक्ट शुरू होने के बाद मोफा जो है वो रिपील होगा। तो यहां से आगे महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 उसकी शुरुआत होगी। लेकिन उसके बाद रेरा जो सेंट्रल एक्ट है उसकी इनैक्टमेंट हो गई, और रेरा सेंट्रल एक्ट इनैक्टमेंट के सेक्शन 92 में कहा गया है
कि फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 जो है उसे रिपील किया जाता है, मतलब उसे फोर्स में लाया ही नहीं गया। महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 जो है वो फोर्स में आया ही नहीं। लेकिन जिन्हें ये लीगल स्टैंड रखना है कि मोफा रिपील हो गया है, तो वो लीगल स्टैंड अपना ऐसे रख रहे हैं कि महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट एक्ट ने मोफा को रिपील कर दिया था 2012 में, और अभी महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट एक्ट को रेरा ने रिपील किया है। इसीलिए रेरा ही सभी चीजों के लिए, यानी सभी प्रमोटर्स एंड अलॉटीज के लायबिलिटीज एंड राइट्स के लिए खाली रेरा लागू है। ऐसा ये लीगल स्टैंड जो है वो सामने वाले रख रहे हैं। तो नाउ मोफा रिपील हुआ कि नहीं हुआ, या मोफा के इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़े उस जानने की कोशिश करते हैं। मोफा का महत्व क्या है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो मोफा की इनैक्टमेंट जो है वो 1963 में आए, लेकिन 1963 के पहले हमारा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो महाराष्ट्र में दे दी। वो योजना इस तरह से थी कि 1960 के पहले प्रामुख्य में अगर देखेंगे तो लैंड्स जो थे, लैंड अलॉटमेंट्स थे। तो लैंड्स एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो था उसे लैंड परचेस करता और उसके ऊपर बंगलो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके स्वयं उसमें रहता। तो हम कहते थे कि उस लैंड के ऊपर उसका राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ये सब उस व्यक्ति के पास है। लेकिन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 में ये कहा गया कि अ सोसाइटी इज अ लीगल पर्सन एंड सोसाइटी फॉर्म करके भी आप लैंड परचेस कर सकते हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेस कर सकते हैं, और उसके कई मेंबर जो रहेंगे वो मेंबर्स उसमें उस लैंड के ऊपर इमारत कंस्ट्रक्ट करके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके उस इमारत में रह सकते हैं, बिल्डिंग में रह सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अभी जो हम राइट, टाइटल, इंटरेस्ट की बात कर रहे थे इंडिविजुअल एक ही जन के पास, अभी यहाँ पे राइट, टाइटल, इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड हो गए। तो इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड हो गया, इसीलिए ये इंटरेस्ट डिवाइड होने वाली जो बात है ये पहले कहीं भी ओनरशिप के दायरे में बताई नहीं गई थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था जो कहता था, सेक्शन 7 उसका कहता था कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ईदर होलली और पार्टली और एब्सोल्युटली और कंडीशनली। यानी आप उसे ट्रांसफर जब कर रहे हैं तो आप होलली ट्रांसफर कर सकते हैं, पार्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर सकते हैं, या कंडीशनली ट्रांसफर कर सकते हैं। उस पार्टली शब्द का, सेक्शन 7 के पार्टली शब्द का पूरेपूर उपयोग जो है उस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने और मोफा एक्ट ने किया, यानी कि इंटरेस्ट सब डिवाइड करके भी आप ओनरशिप जो है वो ले सकते हैं। इसे पार्टली शब्द का प्रयोजन करके हमें ये इंटरेस्ट मिला है। तो देन सेक्शन 7 में ये आने के बाद सेक्शन 44 में को ओनरशिप का कंसेप्ट बताया गया था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप का कंसेप्ट बताया गया था, और इस कंसेप्ट में, को ओनरशिप के कंसेप्ट में और जॉइंट ओनरशिप जो अपने सक्सेशन लॉज में, हिंदू लॉज में हमें देखने को मिलते हैं, को ओनरशिप और जॉइंट ओनरशिप कंसेप्ट से ये जो कंसेप्ट है या मैच हो रहा है क्या ये कंसेप्ट अलग है? तो ये जो कंसेप्ट है वो अलग है। ये कहीं पे भी को ओनरशिप कंसेप्ट या जॉइंट ओनरशिप कंसेप्ट से ये मैच नहीं करता। यानी आप सभी लोग मिलके एक लैंड में लैंड परचेस करते हैं, लैंड परचेस के बाद वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, और अलग अलग यूनिट्स में आप डिफरेंट इंटरेस्ट जो है वो लेते हैं, डिफरेंट ओनरशिप जो है वो उसमें लेते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट, सब डिवाइडेड इंटरेस्ट की जो बात की गई, वो फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने इसे प्रदान किया और उसे मोफा ने रिकॉग्नाइज किया। मोफा ने रिकॉग्नाइज कैसे किया? क्योंकि जब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के इनैक्टमेंट में ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही थी, तो देयर वर मेनी अब्यूजेस एंड मैल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स और द डेवलपर्स और प्रमोटर्स, जो भी नाम दे हम उसे। और इस माल प्रैक्टिसेस और अब्यूसेस को रोकने के लिए एक कमिटी का स्थापन किया गया जिसे मिस्टर बीबी पे मास्टर के नाम से कहा जाना जाता है। और इस पे मास्टर कमिटी ने इसका अभ्यास किया और एक स्टैट्यूट की जो है, उन्होंने एक स्टैट्यूट जो है उसकी आवश्यकता है करके उसे फ्रेम करने के लिए प्रपोजल रखा, और फिर जाके मोफा एक्ट की इनैक्टमेंट हो गई।
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 में। और इस अगर हम मोफा एक्ट के थोड़ा देखेंगे तो मोफा एक्ट ने फर्स्ट टाइम फ्लैट की लीगल स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया। सेकेंडली, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन, सेल, मैनेजमेंट और ट्रांसफर ऑफ टाइटल जो है, ये सारे चीजों को एक रेगुलेशन करने के लिए उसे प्रदान किया। यानी ये जो एक्ट है वो रेगुलेटरी के स्थापित जारी हो गया। प्रभु सर ने हमें कहा कि मोफा इज रेगुलेटरी एक्ट है, रेरा भी एक रेगुलेटरी एक्ट है। तो हम पहले जब पढ़ते थे लॉ में तो हम ये देखते थे कि स्टैट्यूट जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोसीजरल स्टैट्यूट होता है और एक सब्सटैंटिव स्टैट्यूट होता है। तो सब्सटैंटिव स्टैट्यूट जो होता है वो राइट्स प्रदान करता है और प्रोसीजरल स्टैट्यूट जो होते हैं वो राइट्स कैसे एनफोर्स किए जाए उसे कहते हैं। तो ये जो स्टैट्यूट है मोफा, whether this is a substantive statute or whether this is a procedural statute, तो इसे हम कहते हैं इट इज ए रेगुलेटरी स्टैट्यूट। ये रेगुलेट कर रहा है कंस्ट्रक्शन, सेल, मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टाइटल को। और इसी मोफा की, ये जो मोफा एक्ट की जब इनैक्टमेंट हुई तो पहले ये खाली 5 इयर्स के लिए इसे इनैक्टमेंट किया गया, उसके बाद उसे एक्सटेंड किया गया, हर 5 साल में उसे एक्सटेंड कर रहे थे। एंड इन द ईयर 2005 बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस उसे इन परपेचुअल एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि इसकी जो आवश्यकता थी वो कायम स्वरूप में लग रही थी, उसका जो था, उसका भाष जो था वो कायम स्वरूप में आवश्यक था। और इसीलिए इन द ईयर 2008 इफ यू सी, कुछ प्रोविजंस जो है उसमें ऐड ऑन किए गए। जैसे कि पहले हमने कहा था कि ये रेगुलेट कर रहा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल को, यानी लीगल एंटिटी फॉर्म करना और उसके बाद ट्रांसफर करना, ये एक अनिवार्य मैंडेटरी प्रोविजन था मोफा कायदे के अंतर्गत। लेकिन राणे साहब, यस, तो इसीलिए मोफा एक्ट की इनैक्टमेंट हो गई। एंड देन मोफा के 2008 के प्रोविजंस में जो पहले वाले प्रोविजंस थे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल रिलेटेड प्रोविजंस थे या फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज रिलेटेड प्रोविजंस थे, उसमें एडिशंस आ गए। एडिशन कैसे? तो नाउ यूनिलैटरल फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ टाइटल। हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये कहा गया है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी विद इन 2 लिविंग पर्सन्स, हम उसे इंटर वाइवोस कहते हैं, 2 लिविंग पर्सन। यूनिलैटरल ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो 2 लिविंग पर्सन्स यानी प्रमोटर और अलॉटीज या एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज हम कहते हैं, उसे ट्रांसफर ऑफ टाइटल की प्रोविजन पहले मोफा में थी, लेकिन वो प्रोविजंस की फुलफिल प्रमोटर्स, डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं कर रहे थे। इसीलिए 2008 के बाद यूनिलैटरल कन्वेंस यानी डीम कन्वेंस की प्रोविजन मोफा एक्ट में जो है वो एनफोर्स हो गई। सिमिलरली यूनिलैटरल फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी विदाउट द कंसेंट ऑफ द डेवलपर। अगर डेवलपर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो नॉन कोऑपरेशन में भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इनैक्टमेंट फॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही आप यूनिलैटरल डीम कन्वेंस, ये प्रोविजन देखिए उसमें एक्ट हो गई। तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं बताया गया है तो ये होता कैसे है? तो स्टेट ने कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ द प्रमोटर, ऑन बिहाफ ऑफ द डेवलपर हम ट्रांसफर करेंगे लैंड को आपके नाम पे। तो यहाँ पे स्टेट ने कहा कि वी विल एग्जीक्यूट योर एग्रीमेंट और हम साइन करके आपको ट्रांसफर करके दे देंगे। सो इट विल बी अ ट्रांसफर बिटवीन अ डेवलपर, बट on behalf of the developer the transfer will be executed by the state। ये प्रोविजंस जो है वो 2008 के नए इनैक्टमेंट में, अमेंडमेंट एक्ट में हमें दिखाई दे गई। तो ये सारे प्रोविजंस होने के बाद मोफा एक्ट है उसे अगर रिपील किया तो रेरा में ये प्रोविजंस अवेलेबल है क्या? पहला ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए। तो रेरा के प्रोविजंस जो है अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 17, ये प्रोविजंस खाली फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, और सेक्शन 17 कहता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ये दोनों के बारे में रेरा ने जिक्र किया है। लेकिन यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ टाइटल
या तो यूनिलैटरल फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में अभी तक रेरा साइलेंट है। सेकेंडली, रेरा ने एक वर्ड यूज किया है जहां पे सेक्शन 11 में ये प्रोविजन दी गई है और सेक्शन 17 में जहां पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल की प्रोविजन है, वहां पे प्रामुख्य ने रेरा ने एक वर्ड यूज किया है, इन द एब्सेंस ऑफ लोकल लॉस। इन द एब्सेंस ऑफ लोकल लॉस का ये जो मतलब है, इसका जो गहरा इंटरप्रिटेशन अगर हम करेंगे तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये कहता है कि प्रिजम्पशन, एक प्रिजम्पशन करके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में टॉपिक है, और वो प्रिजम्पशन ये कहता है कि इट इज प्रेज्यूम दैट द लोकल लॉ इज देयर इन एग्जिस्टेंस विद द स्टेट। और उसके बाद सेक्शन 88 में ये कहा गया है रेरा के कि दिस रेरा इज इन एडिशन टू द लोकल लॉस, इज इन एडिशन टू द लोकल लॉस जो भी स्टेट में है। बट सेक्शन 89 में ये कहा कि जहां पे लोकल लॉस स्टेट के सेंट्रल लॉस रेरा लॉस के इनकंसिस्टेंट है, जो प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट विद द रेरा है, उस प्रोविजंस को आप ओवररूल कर रहे हैं, मतलब रेरा जो है वो ओवररूल कर रहा है। सेक्शन 89 कहता है कि मोफा के कई प्रोविजंस जो रेरा में भी रिपीट हो गए हैं एंड दे आर इनकंसिस्टेंट विद रेरा, देन दोस प्रोविजंस नीड नॉट बी फॉलोड, रेरा विल सुपरसीड दैट प्रोविजंस। एंड रेरा ने इसीलिए ट्रांसफर ऑफ टाइटल के प्रोविजंस में और फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या एसोसिएशन के प्रोविजंस में जानबूझ के ये कहा है इन द एब्सेंस ऑफ लोकल लॉस। इसका मतलब ये है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ लीगल एंटिटी और एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ टाइटल you should go into the provisions of local laws. That is, provisions of local laws are still in existence. ये रेरा के इन सारे सेक्शंस ने हमें दिखाई दिया है। प्लस इन एडिशन टू दिस, अगर मोफा रिपील करेंगे तो क्या नुकसान होगा? तो नुकसान ये होगा, अगर मोफा रिपील करेंगे तो डीम कन्वेंस की प्रोविजन, यूनिलैटरल फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रोविजन जो है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वो चली जाएगी। एंड देन रेरा में उसकी प्रोविजंस कर सकते हैं क्या? तो यस, रेरा में प्रोविजंस अमेंड करके करना है, तो लेकिन रेरा के प्रोविजंस को अमेंड करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसके पावर्स नहीं है। मोफा इज अ टॉपिक ऑफ द स्टेट, सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, whereas रेरा इज द सेंट्रल लेजिस्लेशन। तो सेंट्रल लेजिस्लेशन को अमेंड करना पड़ेगा और उस लॉस को उन्हें वहां पे प्रोविजंस जो है वो इनैक्ट करने पड़ेंगे। So without the amendment of RERA, MOFA cannot be repealed. Now, why these provisions are important? ये deemed conveyance की provisions, formation of cooperative societies की provision ये important क्यों है? क्योंकि 1960 में बनाया गया हमारा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मोफा 1963 में आया, उसके बाद कई सारे कंस्ट्रक्शन आए, कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म हो गए। तो आज की जगह पे हम देखेंगे तो हमारे पास फिगर जो है 1,25,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हमारे पास फिगर है। उसके बाद लगभग अपार्टमेंट्स भी है, 80,000 तक अपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में है, यानी कुल मिला के 2 लाख हाउसिंग सेक्टर की बात हम कर रहे हैं। और इसमें रहने वाले 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी मेंबर्स है, उस मेंबर्स की भी हम बात कर रहे हैं। और इस मेंबर्स को इफेक्ट क्या होगा? तो जो सोसाइटी स्टिल 1995 2000 तक बनी है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 1995 टिल 2000 तक बने हैं, उस कंस्ट्रक्शन की आज की स्टेटस है इन डिलैपिडेटेड कंडीशन, 30 इयर्स हो गए हैं, मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स दिखा रहे हैं और इसीलिए उन्हें रीडेवलपमेंट की आवश्यकता है। लेकिन रीडेवलपमेंट विदाउट प्रॉपर टाइटल इज नॉट पॉसिबल। अगर रीडेवलपमेंट करना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उनके पास टाइटल होना जरूरी है। जब हम लोग प्रपोजल्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डालते हैं डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस के हिसाब से, तो उस प्रपोजल में पहला ये क्राइटेरिया है वेदर यू हैव एन टाइटल। तो दोज हु हैव द टाइटल, ओनली दोज लीगल एंटिटीज कैन अप्लाई टू द कॉर्पोरेशन, अदरवाइज आप रीडेवलपमेंट के लिए जा नहीं सकते। और इसीलिए डीम कन्वेंस की प्रोविजन जो है यहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है विद रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज। एंड डीम कन्वेंस अगर आप करेंगे, टाइटल आपके नाम पे होगा एंड देन इमीडिएटली यू कैन गो फॉर रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट ऑफ योर सोसाइटीज और योर एसोसिएशन। तो इस तरह से ये डीम कन्वेंस की प्रोविजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यूनिलैटरल फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रोविजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। और मोफा जो है अगर वो रिपील होगा तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल करने पड़ेंगे,
अदरवाइज इट इज प्रिज्यूम दैट कि जो सेंट्रल लॉ इनैक्ट हुआ है, रेरा इनैक्ट हुआ है, उसने प्रिजम्पशन ये हमें दे दिया है एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कि मोफा इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। तो इस तरह से मोफा का इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा मोफा की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो जब मोफा 1963 में इनैक्ट हुआ था तो उसे कॉपी कई सारे स्टेट्स ने किया था। हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि महाराष्ट्र स्टेट जो भी लॉज बनाते हैं उसे अन्य राज्य, बाकी के जो राज्य है वो कॉपी करते हैं एज इट इज। तो अगर हम देखेंगे कि मोफा को दिल्ली स्टेट ने, हरियाणा स्टेट ने, यूपी स्टेट ने, इवन यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने, अगर हम हमारे यहाँ पे बात करेंगे तो गुजरात ने, आंध्र प्रदेश, केरला, इस सारे स्टेट्स ने इस मोफा एक्ट को हुबेहूब कॉपी किया है। इसके सेक्शंस को वैसे के वैसे कॉपी करके अपने एक्ट्स बनाए हैं। इस तरह से ये मोफा एक्ट की जो इंपॉर्टेंस है स्टेट में विथ रिगार्ड्स टू ऑल द प्रोविजंस, ये प्रोविजंस काफी इंपॉर्टेंट है। और रेरा जो है वो कहता है कि मोफा इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। लास्ट प्रोविजन, हम लास्ट इस टॉपिक पे बात करके हम थोड़ा कंक्लूड करेंगे कि मोफा को रिपील करने की जो एक मुहिम जारी कर दी है, वो क्यों जारी कर दी है? द रीजन इज दैट कि देयर इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हिच कैन बी टेकन अप इन मोफा, एंड दैट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ये कहता है कि मोफा के सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में कहा गया है 5 years imprisonment, अप टू 5 years imprisonment। लेकिन रेरा के अगर आप प्रोविजंस देखेंगे सेक्शन 59 ऑनवर्ड्स, वहां पे कहा गया है अप टू 3 years imprisonment। तो ये 3 years imprisonment और 5 years imprisonment में फर्क क्या है? तो हमारा सीआरपीसी क्रिमिनल लॉज ये कहता है कि अगर कोई भी इंप्रिजनमेंट वाली प्रोविजन जिसे 3 years के अंदर है, अगर उसे एनफोर्स करना है तो उसके लिए आपको विद इन 3 years कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। और लेकिन अगर 3 years के ऊपर वाले इंप्रिजनमेंट वाली प्रोविजन है तो उसे कॉग्निजेंस लेने के लिए आपको कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप उसे कभी भी एनफोर्स कर सकते हैं। और यही रीजन था कि मीटू मूवमेंट जो शुरू हुआ था उसमें जो इंप्रिजनमेंट थी वो 3 years की थी और इसीलिए कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। खाली एक ही एफआईआर दर्ज हुई थी और वो एफआईआर थी बिकॉज रेप के प्रोविजंस लगाए गए थे। तो क्रिमिनल एनफोर्समेंट लॉ ये कहता है कि अगर 3 years के ऊपर वाले अगर इंप्रिजनमेंट की प्रोविजन है तो यू कैन एनफोर्स दैट प्रोविजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको उसके लिए लिमिटेशन पीरियड नहीं जागरूक होता। और इसीलिए मोफा रिपील करने की जो मुहिम है वो इस तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ये क्रिमिनल एनफोर्समेंट की जो प्रोविजन है वो उन्हें निकालनी है। तो इस तरह से ये जो मोफा एक्ट है और रेरा के प्रोविजंस को हमने थोड़ा सा डिस्कशन में टॉपिक में लिया है। एंड एज ए स्टेट फेडरेशन वी ऑल डायरेक्टर्स और महासेवा हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम सभी मिलके ये कोशिश कर रहे हैं और ये हम रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मोफा एक्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंस स्टेट में प्रदान कर रहा है और इसे रिपील क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और उसे जरूरत पड़ी तो हम जैसे कि प्रभु सर ने लास्ट मीटिंग में कहा था कि एक रिट पिटिशन जो है वो जारी हो चुकी है और उसमें वो मोफा रिपील की प्रोविजन देखिए लोग सोच रहे हैं। तो उस रिट पिटिशन में देखिए महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन इन एसोसिएशन विद महासेवा हम उसमें इंटरवीन करने की पूरी नेक्स्ट में तैयारी में है। सुनील सर। बिल्कुल परब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से क्रिमिनल क्राइम दर्ज होता है वहां पर सेक्शन से 13 में, तो उस वजह से घबरा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अच्छे डेवलपर भी हैं, बहुत सारे अच्छे डेवलपर जो इसको अच्छा भी बोलते हैं नहीं मोफा रद्द नहीं होना चाहिए, तो हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के सीताराम राणे जी हमारे साथ मौजूद है। महासेवा, महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन, तमाम जो है फेडरेशन है वो सब चाहते हैं, एमएनएस मीडिया न्यूज चाहता है कि ये जो मोफा है कस्टमर कंज्यूमर का, करोड़ों लोगों का जो कानून है संरक्षित करता है, उनके लिए हो और ये कंटिन्यूटी हो। तो मैं सीताराम राणे जी को इनवाइट करता हूँ और यही कहूंगा महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से कि हम महाराष्ट्र में जो हाउसिंग सोसाइटी है 1.25 लाख, और साथ ही जो हमारे फ्लैट में जो रहने वाले करोड़ों लोग हैं उन लोगों को जागृत करें। उन लोगों को पता नहीं है तो वो किस तरह से जागृत करेंगे, इसी तरह से इसी लाइन से करेंगे कि उसूलों पे जब आंच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पे जब आंच आए टकराना जरूरी है। जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। प्लीज वेलकम टू श्री सीताराम राणे जी, हाउसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन चेयरमैन। नमस्कार राणे जी। हाँ नमस्कार। सर, दर्शन
दर्शन नहीं हो रहे प्रवास वीडियो नहीं. हॅलो. अच्छा ऑन द वे आहे. ओके सर. नो नो इश्यू. ऑन द वे प्रवास आहे ऑन द वे आहे प्रवासात आहे. ठीक आहे. आपल्या परब साहेबांनी बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला सांगितल्या त्यामुळे वेगळं काही सांगायचे आवश्यकता नाहीये. मुळात मोफा रद्द करण्यासाठी आमच्या सगळ्यांच्या ज्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या संघटना आहेत ज्या काम करतायत त्या सगळ्यांचाच याला विरोध आहे आणि त्यानिमित्ताने ज्या ज्या काही आवश्यक गोष्टी आहेत त्या सगळ्या आपण करू सगळ्यांनी एकत्र करू असं माझं मत आहे. हा मुळात जसं परब साहेबांनी सांगितलं की प्रभू साहेबांचं मी ऐकलं नाही कारण प्रवासात होतो मी त्यावेळी रेंज नव्हती. त्याप्रमाणे आपण मोफा आपल्याला कुठच्याही परिस्थितीत रद्द करायला देता कामा नये कारण मोफा कायद्याअंतर्गत माझ्या माहितीप्रमाणे 1960 पासून 2016 पर्यंत म्हणजे रेरा कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत ज्या सोसायट्या आपल्या नोंदणीकृत झाल्यात किंवा अग्रीमेंट फॉर सेल झालेल्या आहेत ते त्या कायद्याअंतर्गत काही तरतुदीच्या प्रोव्हिजनमुळे झालेल्या आहेत. त्यामुळे जर आता रेरा आपला मोफा कायदा जर रद्द केला तर या लोकांना इनकन्व्हेन्स मिळणार नाही, नॉन कॉपरेटिव्ह सोसायट्या रजिस्टर करता येणार नाही आणि रिडेव्हलपमेंट सुद्धा करता येणार नाही. म्हणून या कायद्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी विरोध करायचं असं ठरवलेलं आहे आणि यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र येण्याचा विचार केलेला आहे. एक मुद्दा. दुसरा मुद्दा आत्ताच आपल्याला चॅनलवरून माहिती येते आहे की पुण्यामध्ये आज आमचे डीसीएम देवेंद्र फडणवीस जी होते त्यावेळी आमच्या स्टेट हाऊसिंग फेडरेशनच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची मीटिंग किंवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून ही आपण चर्चा जी करतोय ती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आणि उपमुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे पुढच्या आठवड्याभरामध्ये 2 गोष्टींसाठी एक सेल रिडेव्हलपमेंट आणि मोफा कायद्यामधली जी दुरुस्ती जे काही विषय चाललेले आहेत त्या संदर्भात आपण सीएम आणि डीसीएम हे टायमिंग देण्याचं मान्य केलेलं आहे आणि त्यावेळी आपण या सगळ्या गोष्टी त्यांच्याशी चर्चा करून आपण करणार आहोत. आणि आम्ही सुरुवातीलाच असं ठरवलेलं आहे की ह्या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या निदर्शनास आणून जर शासनाने विचार केला नाही तर आपल्याला कोर्टाची पायरी चढावी लागेल. पण ती वेळ येईल असं मला वाटत नाही कारण आजच माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी पुण्यामध्ये असं वक्तव्य केलेलं आहे पुढच्या काही दिवसांमध्ये आम्ही स्टेट फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी सेल्फ रिडेव्हलपमेंट आणि याविषयी चर्चा करण्यासाठी वेळ देतोय असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. धन्यवाद तुम्हाला सगळ्यांनी जॉईन झाल्याबद्दल. स्टेट फेडरेशन प्रभू साहेब आपण सगळे एकत्र मिळून हा लढा देऊ. धन्यवाद. बिल्कुल धन्यवाद सीताराम राणे जी. और आज आपने अच्छी खबर दी है, अच्छी न्यूज दी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसकी महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन की जो अपील है वो सुनी है. सब लोगों की अपील है, करोड़ों लोगों की अपील है. जो 60 साल पुराना कानून है जो सेल्फ रिडेवलपमेंट का एक अहम विषय है उसको लेकर कुछ नई चीजें आने वाली 1-2 हफ्ते में, तो उसका हम इंतजार करेंगे. और आगे इस पर महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से, महासेवा की तरफ से, एमएनएस मीडिया न्यूज की तरफ से जो भी कुछ होगा आगे इस पर आगे कदम उठाएंगे. धन्यवाद सीताराम राणे जी आप हमसे बात करने के लिए, यहाँ सभी लोगों को ये खबर देने के लिए. आगे बढ़ते हुए चाहूंगा मैं कि हमारे साथ में जुड़े हुए एडवोकेट विनोद संपत साहब. विनोद संपत साहब नमस्ते. नमस्ते विनोद जी, क्या हालचाल है आपके? Yes, everything fine. यस सर. आप थोड़ा बताएं. पूना से भी हमारे एक आपके युवा हमारे एडवोकेट सत्या मूले साहब हैं जो सीआईएल वगैरह में एक्सपर्ट है, तमाम जो ये विषय इनके लिए एक्सपर्ट है. Yes, आपके बाद उनको इनवाइट करेंगे. तो आप बताएं मोफा जो कानून रद्द करने की जो साजिश चल रही है कितना महत्वपूर्ण है. आपने काफी इस पे अध्ययन किया, बहुत सारे लोगों को अधिकार दिलाया मोफा को. बहुत सारे लोग ये जो सेक्शन में अंदर भी गए हैं जो गलत काम करते हैं वो जाते हैं अंदर जेल में. जी बताइए. सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट 1963 में उसका जन्म हुआ. आज 2022 यानी करीबन 60 साल हो गए. मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 60 साल में उन्होंने फ्लैट परचेजर के लिए लॉलीपॉप के सिवाय, मीठी बोल के सिवाय क्या काम किया? हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि बिल्डर्स जो है वो कानून का पालन करें. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट में 5 फॉर्म्स है. फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5. ये हर एक फॉर्म्स में रजिस्टर्स रखने पड़ते हैं. मेंबर कितना पैसा दे रहा है, किस तरह से उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू है,
कौन सा इन्वेस्टर का क्या पैसा हुआ है, कैंसलेशन क्या है, उसका सबका स्क्रूटिनी के साथ में करना चाहिए। 1963 से लेकर 2022 तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाउसिंग डिपार्टमेंट ने इसके बारे में कुछ काम नहीं किया है। तो ये काम नहीं करने के लिए उन्हें क्या सजा मिल रही है, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? आज हम लोग ने मोफा के रूल्स रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसलिए आप लोग और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन गए हैं। मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बताता हूँ कि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो इनवेरिएबली बिल्डर की हिम्मत ही नहीं होती है कि हमारे सामने जल्दी लड़ाई के लिए मैदान में आ, बिकॉज थोड़े सीक्रेट्स मैं बिल्डर्स लॉबी के बता रहा हूं। पहले के जमाने में क्या था कि बिल्डर जब पैसा लेने की बात आती थी तो वो बोलता था मैं बिल्डर कहाँ हूं, मैं तो सिर्फ डेवलपर हूं और मैंने तो पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से डेवलपमेंट राइट्स खरीदे हैं और डेवलपमेंट राइट्स पे उन लोग में सिर्फ 1% स्टैंप ड्यूटी भरते थे। जब सेल का पावर मिलता है तो उस पर उन लोग को स्टैंप ड्यूटी 10% भरनी पड़ती थी अर्ली ईयर्स में। गवर्नमेंट ने भी देखा कि ये मिस्टेक हो रही है और ये सब दायकाओं से चले आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने डेवलपर्स का काम मुश्किल करने के लिए 10% से 5% की स्टैंप ड्यूटी की, चाहे आप कन्वेंस करो चाहे आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट करो, इसमें 5% स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट ने कर दी। और आपको ताज्जुब लगेगा, रामराव आदिक साहब जब भी थे तभी उन लोग ने स्टे दिया था डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे स्टैंप ड्यूटी का, और रीजन क्या दिया था कि टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वी आर गिविंग स्टे। आज जो पॉलिटिशियन के पास दिमाग है एक्सक्यूज देने का, उसको तो वर्ल्ड बैंक या पीएचडी वाले भी उसके पास बच्चे हैं। उन लोग ऐसे ऐसे रीजंस देते हैं और पब्लिक मान भी लेती है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, ये सारे फॉर्म्स बिल्डर्स को और रखने चाहिए। पर दुख की बात यह है कि इसका कोई गवर्नमेंट की ओर से, आज एक छोटी सी सोसाइटी में इतना ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट आता है, उसके ऑफिसर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठाते हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर बैठाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। एक छोटी सी सोसाइटी में ये सब होता है, उसके लिए हर साल ऑडिट भी होता है। पर यहाँ आज सोसाइटी का मेंटेनेंस क्या, एक फ्लैट का 4,000-5,000 रुपया से ज्यादा एवरेज में नहीं रहता, उससे भी कम रहता है। उसके लिए इतनी गवर्नमेंट एक्टिव है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये सवाल है कि जहाँ एक एक फ्लैट मुंबई जैसे शहर में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का होता है, तो वो बिल्डर जो पैसा लेता है उसके लिए आप क्या करते हो? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और ये हाउसिंग मिनिस्टर्स जब से 1963 से लेके आज तक में देखे तो प्रैक्टिकली एवरी हाउसिंग मिनिस्टर कितनी भी बात करे पर वो बिल्डर की फेवर का कुछ काम नहीं करता है, ऐसा मेरा मानना है। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक फॉर्म 5 मॉडल एग्रीमेंट कहता है, मॉडल एग्रीमेंट ये कहता है कि बिल्डर को जो डेवलप कर रहा है और लैंड का जो ओनर है उसको कंपल्सरीली उसको कंफर्मिंग पार्टी के रूप में होना चाहिए। और हमारी मजे की बात क्या आती है, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तब हम यही इंसिस्ट करते हैं कि कानून के मुताबिक डेवलपर को पहले प्रॉपर्टी कार्ड उसके नाम पे ट्रांसफर करना पड़ता है और बाद में उनसे हम लेंगे। और जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसमें बिल्डर को भी एक कंफर्मिंग पार्टी के रूप में ओनर को, लैंड ओनर को करना चाहिए। और ये मेरा स्टैंड की वजह से मेरे काफी केसेस सेटल हो जाते हैं, बिकॉज बिल्डर को मालूम है कि ये चीज में अगर जाएगा तो उसको ढेर सारे ऑब्लिगेशंस और प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे पहली तो फ्लैट कितना है 10 साल पहले, आज की डेट में अपन बोलेंगे उसको कि तू कंफर्मिंग पार्टी में उसको ला, तो पहली बात तो लैंड ओनर किधर है, उसका स्टैंप ड्यूटी का क्या, रजिस्ट्रेशन का क्या, इसलिए उसको कॉम्प्रोमाइज के टेबल में कंज्यूमर कोर्ट में आना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आता है बीएमसी का। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या बैचलर एंड मास्टर्स ऑफ करप्शन है, वो हम जोक के रूप में बोलते हैं, पर वास्तविकता ये है कि बीएमसी बिल्डर के नॉन कंप्लायंसेस के लिए कोई एक्शन नहीं लेता। आज फ्लैट परचेजर को आगे दिया जाता है, फर्नीचर के लिए पोजेशन दिया जाता है और सिंपैथेटिक गवर्नमेंट से गवर्न करने की कोशिश करते हैं, पर वहां पे भी प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्जेस ज्यादा लिया जाता है। ये सब चीज के लिए हमने कुछ किया नहीं, इसलिए बिल्डर्स लॉबी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है और 60 साल से ये सब चल रहा है। रेरा में कन्वेंस इज देन ओनली ऑफ द स्ट्रक्चर, नॉट ऑफ द लैंड।
आज से 50 साल के बाद में जब ये बिल्डिंग वापस रीडेवलपमेंट में जाएगी तो उस वक्त जो बिल्डर की लैंड की जो है उसको फैक्ट सब देना पड़ने के लिए उसको सोसाइटीज को उसको कुछ देना पड़े, वैसे प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। आज नो डाउट रेरा इज अ सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल एक्ट का भैया हमेशा पारी ही रहता है और वेस्ट बंगाल के लिए उन्होंने रूल्स वगैरह सब उतना किया नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि दैट उधर का ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट इज कैप्ड और ये चीज के लिए उनको बहुत ही जरा स्ट्रेंथ मिली है बिल्डर्स लॉबी को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर ऑब्वियसली द सेंट्रल लॉज विल प्रिवेल और सेंट्रल लॉज में रेरा आ जाता है, उसकी वजह से उन लोग बोलते हैं वो रेरा को वेस्ट बंगाल एक्ट को स्क्रैप करता है, बट द रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और अपने स्टेट में काफी फर्क है। नो डाउट रेरा एक्ट इज अ सेंट्रल एक्ट, रेरा एक्ट के थोड़े पॉइंट्स प्रॉपरली आर्ग्यू नहीं हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के केस में और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वो सिमिलर केसेस चल रहे हैं वेयर द बिल्डर्स लॉबी and the builders advocates are saying that MOFA Act should be scrapped. These cases are going on in the Bombay High Court. अपने अंधेरी स्टेशन के बाजू में आकृति का मैटर में वो चल रहा है अभी। The point I am trying to make is because of the lacuna of the public and the powers of the builder, the pressurizing powers of the builders lobby, चाहे वो विटामिन एम का पावर है या उनकी अच्छी लॉबिंग है या पॉलिटिकल कनेक्शंस है, व्हाटएवर इट मे बी, बट इट इज एन ओपन सीक्रेट कि बिल्डर्स लॉबी को जब चाहे तभी अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट मिल जाती है एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स डू सिट विद देम, दे डू हैव अ पेशेंट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द बिल्डर्स और उतना अपना फ्लैट परचेजर्स खाली वोटिंग के टाइम पे याद किया जाता है, बट उनके जो पेन्स और मिसरीज है वो अनफॉर्चुनेटली कोई लिए नहीं जाते। लेट अस आल्सो नॉट फॉरगेट कि जैसे आगे के स्पीकर्स ने बताया परब जी ने कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है 3 साल तक का रहता है तो अप्रोच अलग रहता है, 3 साल के बाद में की पनिशमेंट डिफरेंट रहती है और बिल्डर लोग क्यों डरते हैं? बिकॉज कंज्यूमर कोर्ट में दोनों पावर्स है, पैसे का भी पावर है और जेल में भेजने का भी पावर है और मेरी राय में आई हैव नो हेसिटेशन इन सेइंग दैट कंज्यूमर कोर्ट के जो पावर्स है उससे बिल्डर के अच्छे अच्छे बिल्डर्स जो है वो उससे बहुत ही डरते हैं और जब तक कोई जाके देखेगा नहीं उधर की कोर्ट के केस में कि क्या इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, हाउ दे आर टेकिंग इट, तब तक उसका वो नहीं होता है। सेक्शन 11 जैसे मैंने कहा प्रोमोटर हैव टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन टाइटल, सेक्शन 11 मोफा का, तो ये इस तरह के प्रोविजंस है टू मेक द ओनर्स। रेरा का जो सेंट्रल एक्ट का जो ड्राफ्टिंग है उसमें वी कैन सी द फाइन प्रिंट and how they are protecting the flat the builders lobby. मुझे ये जानने में और कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं लगती है तो why should RERA only think of builders and not of the flat purchaser? खाली 2% एक्स्ट्रा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट का रेट से आज मेरे को बताओ बिल्डर को छोटे मोटे 9% में कौन ही पैसा देता है? तो वो तो कितनी भी मस्ती करे एंड ही इज इन सच अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि अनकंडीशनली द फ्लैट परचेजर्स हैव टू गो फॉर देम। आज आपको रिकंसिलेशन की जो उसमें फैसिलिटी दी गई है ताकि क्या बिल्डर को और ज्यादा टाइम मिले तो ही कैन स्क्वीज द फ्लैट परचेजर। एक तो बेचारा फ्लैट परचेजर को बिल्डर फ्लैट नहीं दे रहा है, ऊपर से आप भेजते हो उसको 6 महीने के लिए रिकंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में, यानी उसके घर के फैमिली उन लोग को जबरदस्ती लीव लाइसेंस पे जाना पड़े। आज आप लीव लाइसेंस पे जाते हो तो आपका घर का इंटीरियर करना पड़ता है, सेटल होना, इट इज नॉट इजी एंड इन एवरी पॉसिबल वे इन माय व्यू द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प द बिल्डर्स। द नीड ऑफ द डे इज अगर बिल्डर ने अपने पास अपना एक फ्लैट परचेजर से समझो 50 लाख दिए और वो टाइम पे नहीं आता तो 50 लाख पहले वापस दे के बाद में बिल्डर को बोलना चाहिए कि फाइल करो, केस फाइल करो। उसको तो कुछ फाइट करने के लिए उसका तो कुछ नहीं जाता है, उसको तो खाली ड्रैग ही करना है और वो सब चीज में ये जो है द गवर्नमेंट अप्रोच इज टोटली इन फेवर ऑफ बिल्डर्स। जब तक पब्लिक का एक स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं आएगा तब तक इसमें मुझे कुछ नहीं दिखता है एंड ओनली सेवियर विल बी द कोर्ट्स बिकॉज कोर्ट्स के जजेस है उन लोग को भी हम लोग के साथ जब बात करते हैं that they openly tell us that we know what is the ground reality because sometimes our
relatives are harassed by the builders. विनोद जी आपने सही फरमाया, पब्लिक का स्ट्रॉन्ग वॉइस होना चाहिए। पब्लिक जो अवेयर होना चाहती है, वो जानना चाहती है। तो मैं आपसे एक सवाल है कि जो आपका एक्सपीरियंस क्या है, मोफा के कौन से सेक्शन में, आपका नाम मत बताइए, किसी डेवलपर का, किसी कंज्यूमर का, क्या एक्सपीरियंस था कि उसमें उसको न्याय मिला और वो जो डेवलपर झूठे वादे करता वो अंदर गए? देखिए, सबसे पहला तो मैंने कंज्यूमर कोर्ट में, शायद मेरे ख्याल में तो कोई केस आया नहीं है ऐसा। मैंने आज से करीबन 15 साल पहले 128 दिन में कन्वेंस लेके विद कॉस्ट मैंने लिया है बिल्डर के पास से, फ्रॉम कंज्यूमर को 128 डेज। आज ढेर सारे केसेस में बिल्डर्स को अंदर भी जाना पड़ा है जब उनको उसको नहीं मिला है। मैं मेरे दूसरे थोड़े केसेस का आपको एग्जांपल देता हूँ। कानून कहता है कि 4 महीने में स्टैंप ड्यूटी जो सोसाइटी बनानी पड़ती है, और अपन सब जानते हैं कि स्टैंप ड्यूटी के रेट्स बढ़ते जाते हैं। तो हमने ऐसे भी ऑर्डर्स लिए हैं कोर्ट से कि 4 महीने के बाद में जितनी इंक्रीज होती है स्टैंप ड्यूटी, वो पैसा भी बिल्डर को देना पड़े। तो कंसेप्ट आज अपन सिर्फ बात करते हैं कन्वेंस, पर कोर्ट में जब मैं जाता हूँ और हमारे कई दोस्त जाते हैं, बोलते हैं सर व्हाट इज कन्वेंस, मेरे क्या होने वाला है कन्वेंस से? कन्वेंस इज अ बाय प्रोडक्ट. My whole focus has to be to get the original documents of title to the property, to get the building completion certificate, to get audited statement of accounts, to get the property card transferred in my name, to get the water bill transferred in my name, and to get the property tax bill transferred in my name. आज कन्वेंस का एक कागज डीम कन्वेंस का दिया जाता है। आज मैं तो यही कहूंगा कि ऑफिसर को क्या मालूम कितना एरिया का प्रॉपर्टी है। दैट इज द फील्ड वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट। वो आर्किटेक्ट का, लॉयर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये सब चीज इसमें मिक्सचर है, तभी वो उसका पूरा जस्टिस दिया जाता है। नाउ कमिंग बैक टू अवर मोफा एक्ट। मोफा एक्ट में इतने अच्छे प्रोविजंस है जो रेरा एक्ट में नहीं है। नॉर्मली द सेंट्रल एक्ट हैज टू बी वेल डिफाइंड एंड वन विच कैन बी दिस थिंग। आज गवर्नमेंट ने खुद माना है कि बिल्डिंग लॉबी है ना, वो फ्लैट परचेजर्स को एक्सप्लॉइट करती है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में भी ऐसा कहा है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स कॉलोनी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इट इज प्रॉपर नॉलेज दैट बिल्डर्स एंटर इनटू अंडरहैंड डीलिंग एंड व्हेन देयर आर डिविएशंस बीइंग डन बाय द बिल्डर, वन कैन सेफली प्रिज्यूम दैट दे आर डन विद द सोल इंटेंशन ऑफ फेवरिंग द बिल्डर। आज सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट्स है जो कहते हैं कि बिल्डर्स को मालूम होने के बावजूद भी उन लोग गलत कर रहे हैं। और सैड बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर लाइक, समटाइम्स इन माय व्यू, पर्सनल व्यू, दे आर लाइक डॉग्स वेटिंग फॉर अ बिस्किट फ्रॉम द बिल्डर्स लॉबी। दिस इज माय पर्सनल व्यू. I am not making a specific allegation against a builder, but it is common knowledge that many deviations are being done by the builders, and the government officers are overlooking it. Let me give you one practical example. Law कहता है कि you cannot make any changes in the plan without the written consent of each and every flat purchaser. नीना वाडिया का जजमेंट है, ढेर सारे जजमेंट्स है, पर आज बिल्डर्स जैसा चाहते हैं 50 बार प्लान को चेंज करता है। एंड सैडली मालूम होने के बावजूद भी बीएमसी और म्युनिसिपल अथॉरिटीज परमिट देम। व्हाई आर यू परमिटिंग द बिल्डर टू चेंज अ प्लान? आज जब भी आप प्लान सबमिट करते हो तभी सब फ्रीज कर डालो, उसमें चेंजेस क्यों आप अलाउ कर रहे हो? आज एग्रीमेंट्स टाइम एंड अगेन इट इज सीन दे आर वन साइडेड एग्रीमेंट्स। आज मैं समझो ऐसा बिल्डर डिले करता हूँ तो मामूली सी पेनल्टी है मेरे पे, और बिल्डर आज समझो वो कैंसिल करते हैं फ्लैट परचेजर, तो बोलते हैं कि 10% जो है पैसा कट जाएगा। अभी रेरा ने इतने साल के बाद में अभी परसेंटेज दिया है कि इतना ही पैसा काट सकते हो, पर ऐसे लॉज जो जरूरी है फ्लैट परचेजर्स के वो आ नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है कि बिल्डर्स के एग्रीमेंट बराबर नहीं है, एंड नाउ अ मूव इज ऑन. Hopefully, in the next 2 or 3 months, the common agreement format will be prescribed by SOEP is approved. In front in the Supreme Court, that matter will be resolved, or we will see that a uniform agreement for the flat purchaser and the builder will be drafted and applicable all over India. That is a very good move. क्योंकि one-sided नहीं होते, और आज तक के as a lawyer practicing for so many 40 years. I have not come across 2% of the agreements in the Maharashtra government, in the state of Maharashtra, which is as per the laws of the land.
आज जो मेरे जैसा लॉयर जो है ये इतना कह रहा है कि 2% एग्रीमेंट भी नहीं है, दैट मीन्स द होल सिस्टम इज सच दैट दे आर गोइंग आउट ऑफ द वे टू फेवर द बिल्डर। हम लोग जब लीगल नोटिस भी लिखते हैं तो बिल्डर के लॉयर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यू आर इलिटरेट एज फार एज द प्रोविजंस ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड आर कंसर्न्ड, बिकॉज it is common knowledge that builders lawyers don't write many things in the agreement, in spite of the fact that they are statutory and contractual things got to be written, specifically the compulsory clauses of the model agreement. For example, the MOFA Act clearly mentions that you have to specify the FSI on the project. आप मेरे को एक एग्रीमेंट ऐसा दिखाओ बिल्डर्स लॉबी ने जो एक्सिस्ट इस तरह से लॉ कंप्लायंस के साथ में ये लिखा हुआ है। प्रिज्यूमिंग आपको एक मिल जाएगा, बट मुझे ये कहते हुए जरा भी हेसिटेशन नहीं है, 1% ऑफ द एग्रीमेंट्स बीइंग ड्राफ्टेड आर नॉट इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर क्लॉज। ऐसे कई सारे क्लॉसेस है जो स्टैट्यूटरी और कंपल्सरी क्लॉसेस है, पर ये सब चीज जो है बिल्डर्स लॉबी सेफली ओवरलुक्स इट एंड द हाउसिंग डिपार्टमेंट इज अ साइलेंट स्पेक्टेटर which does not take action. What they say, we have lack of resources. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक फ्लैट 25,000 के पीछे AK-47 लेके जाने की कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है? वो बेचारा फ्लैट 25,000 2,000 रुपया 3,000 का मेंटेनेंस पड़ता है, और उसके लिए तुम इतनी फौज और इतना ताकत और इतना टाइम लगाते हो, तो जरा व्हाई आर यू गोइंग फॉर स्मॉल फिशेस, गो फॉर द बिग फिशेस। आज बिल्डर्स करोड़ों रुपया लेके जाते हैं। मैं आप लोगों से इधर हाजिर है उसमें से पूछ रहा हूं कि कितने बिल्डर ने आपको ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दिए हैं? जब फ्लैट का पैसा लिया जाता है तो हर सालाना वो मेंटेनेंस के नाम पे कितने पैसे लेते हैं, और जब बड़े अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो उसका ऑडिट क्यों नहीं करवाते हो? सब मेंबर फ्लैट परचेजर्स को ऑडिटेड अकाउंट्स क्यों नहीं दिए? ऑडिट एक महत्वपूर्ण चीज है। हम आपसे फिर से बात करेंगे। हम हमारे जो आखिरी हमारे स्पीकर्स हैं सत्या मूले जी पूना से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट सत्या मूले जी, तो मैं इनवाइट करता हूं एडवोकेट सत्या मूले जी, प्लीज वेलकम। नमस्ते जी, नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। उपस्थित सारे मान्यवरों को मेरा नमस्कार। वक्ताओं ने जो मोफा के बारे में कहा, रेरा के बारे में कहा, मैं सबसे सहमत हूँ। मेरा आपका एक ही सिंपल सवाल है कि मोफा रिपील करने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? मोफा रिपील करने से बिल्डर के मन में जो डर है वो पहली बात तो उनका डर निकल जाएगा, फ्लैट परचेजर को जस्टिस नहीं मिलेगी, और लॉ जो है इट इज अ टूथलेस टाइगर, इट अ पेपर टाइगर। ये जो मोफा जो है उसपे रियल पंच है, और वो पंच जो है वो रेरा में पंच नहीं है। रेरा की एक्सिक्यूटिव मशीनरी इज वेरी 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 पुअर। तो स्कूल में बोले ना 10 में से कितने मार्क्स रेरा की मशीनरी को दोगे, तो मैं उसको 2 मार्क भी नहीं दूंगा, क्योंकि मशीनरी जैसी कोई चीज है ही नहीं रेरा में। खाली तारीख पे आते हैं। आज रेरा को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसे लॉज में सर्कुलर्स निकालने चाहिए कि एक भी बिल्डर का वो पोजीशन टाइमली नहीं देता तो दूसरा उसका प्रोजेक्ट ही चालू नहीं होना मांगते, तब तक नया प्रोजेक्ट ही नहीं होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट को जो डिले कर रहा है उसके लिए उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? ऑन द कॉन्ट्ररी रेरा का तो अप्रोच ये है कि तुम फ्लैट जितने ज्यादा बेचो वापस पैसा दे दो 2% देके और छूट जाते हो। सेकेंडली, लेट अस लुक एट इट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। आज छोटा प्रोजेक्ट है तो रेरा डज नॉट कम इन पिक्चर। रेरा का रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो रेरा नहीं आ रही है पिक्चर में। क्यों नहीं आता है? बिकॉज दे वांट टू फेवर द बिल्डर्स। दे साइट difficulties of implementation as one of the grounds for not bringing this thing. We should not forget the fact that RERA talks of LOT और redevelopment के project में भी जो member existing tenant है, he also becomes an LOT. New purchaser also becomes an LOT. The intention of RERA is to postpone the liabilities of the developer so that once he starts selling, then only the RERA thing will come into picture. आज मैं tenant हूँ, मैं tenant खाली करके जा रहा हूँ, और जब मैं खाली करके जा रहा हूं तो शुड इज इट नॉट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट मी? मैंने इतने साल ये प्रॉपर्टी में पैसे दिए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, वाटर चार्जेस दिया है, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स दिया है, तो व्हाट इज द गवर्नमेंट्स रोल फॉर मी? दे आर ओनली साइडिंग विद द बिल्डर एंड रेरा में नथिंग इज टाइम बॉन्ड। कोई भी कानून बनता है तब सबसे पहले स्पीडी जस्टिस की बात होती है, और सबसे लास्ट थिंग जो की जाती है वो स्पीडी जस्टिस की बात आती है। Okay, Advocate Satya Mule, are you in the network now? You can express your views. Yes. I have rejoined. There was some issue.
I don't know what was the issue, but I have come back. Sampat ji. Yes. All right. Sharma ji, may I continue? Yes, go ahead, sir. Go ahead. Yes. Okay जी. तो अभी तक जितने वक्ताओं ने जो भी बताया मोफा के बारे में, रेरा के बारे में, बहुत अच्छी जानकारी दी। श्रोतागणों का इसमें जानकारी में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ होगा। अभी जो बातें अभी तक कही गई है, मैं उसे दोहराने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कुछ अलग बातें करने की कोशिश करूंगा, जिससे ये सेशन में और एक अलग एंगल इंक्लूड हो सकता है। देखिए, 2014-15 में मोदी गवर्नमेंट ने जब अपना इलेक्शन कैंपेन जाहिर किया था, तब उनके एजेंडा में एक मुद्दा ऐसा था कि जब हम एक नया कायदा इम्प्लीमेंट करेंगे, इनैक्ट करेंगे, तो हम 10 पुराने कायदे रिपील करेंगे। 2017 तक उन्होंने ऐसे 1200 लॉज, 1200 एक्ट्स रिपील कर चुके थे और 1800 नए और जो पुराने कायदे हैं ऐसे आइडेंटिफाई कर चुके थे वो लोग कि जो उन्हें रिपील करने हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट हो या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट हो। तो रिपीलिंग एक्ट एंड एनेक्टिंग अ न्यू एक्ट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। समाज आगे बढ़ रहा है, समाज में प्रोग्रेस हो रहा है। एक जमाना ऐसा था भारत में, अंडर इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट पतंग को भी विमान समझा जाता था और पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस लगता था। मैं इतनी बात पुरानी तक लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन कहने का मतलब यह है कि सरकार अगर रिपील करना चाहती है तो हमें सिर्फ कायदे के एंगल से इसे नहीं देखना चाहिए। ये सब्जेक्ट सिर्फ कायदे का नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ। ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल भी है, ये सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ये सब्जेक्ट डेमोक्रेटिक भी है। और हर सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, उनके पास पूरा अधिकार है कि अपने कायदे जो है, जिसके थ्रू बिजनेस हो, चाहे हाउसिंग डेवलपमेंट हो, चाहे कोऑपरेशन हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें और बढ़ाव हो सके, उसमें और अच्छाइयां आ सके। अभी जितना मुझे पता है, कई सारे एंगल से ये क्वेरी रेस कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और इंटरनल जो उनके मिनिस्टर्स और अधिकारी है, उन्होंने एक प्रकार का रिसर्च शुरू कर। तो इस हद तक ठीक है, रेरा एक तरफ है, मोफा एक तरफ, दोनों में अच्छाइयां है, लेकिन दोनों में कमियां भी है। शायद ऐसा भी हो सकता है आगे जाके जो चीजें रेरा में नहीं है बट मोफा में है, वो चीजें रेरा में इंपोर्ट की जा सकती है। एक यूनिफाइड कायदा इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को और आगे बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया हुआ है बाय पासिंग फेवरेबल जजमेंट्स एंड कमेंट्स। और ऐसा भी कहा गया है कि इतने सारे प्लेथोरा ऑफ कायदे जो है, स्टेट एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, वो सारे यूनिफाइड किए जाए, जिससे कि जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज स्टेट में ना रहे। आज की तारीख में अगर हम कहते हैं महाराष्ट्र स्टेट में 60% से ज्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की डीम कन्वेंस नहीं हुई है, इसका मतलब यही है कि लोगों को मोफा के बारे में कुछ पता नहीं है, डीम कन्वेंस क्या होता है पता नहीं है, कंसेंट क्या चीज होती है पता नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि इस कायदे को, हालांकि ये कायदा अच्छा है, इसके प्रोविजंस अच्छे हैं, इसका इफेक्टिवनेस कितना है और इसकी पहुंच कितनी है समाज में, इसका एक इवैल्यूएशन होना भी जरूरी है। यस, कुछ कायदे ऐसे हैं कि जो ब्रिटिश कालीन है और अभी भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं, जैसे आईपीसी है 1860 का है, कोडिफाइड लॉ है, ओके, लेकिन वो एक अलग जमाना था, वो एक अलग टाइप का कायदा है। मोफा एक अलग टाइप का कायदा है। हर आदमी अलग अपना घर बांध के रह नहीं सकता, इसके लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग आगे आया, अपार्टमेंट सिस्टम आगे आया, राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें
डिस्प्यूट क्रिएट करने लगी, मानते हैं। लेकिन आगे जाके फिर रेरा भी आया, जिसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इम्प्लीमेंट अ मॉडल फॉर्मेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड द बिल्डर। तो ये सारी अच्छाइयां भी है। तो लुकिंग एट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड, मोफा के बारे में जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कई सारी चीजें क्लियर होगी। मोफा एक कायदा ऐसा अकेला नहीं है जिसके बारे में रिपील करने की बात हो रही है। मेरे जानकारी में कम से कम 25 और ऐसे कायदे हैं स्टेट लेवल पे जिसके रिपील होने की डिस्कशन शुरू है, और ये सारी डिस्कशन अलग अलग एंगल से शुरू है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अगर मोफा को इंडिपेंडेंटली रिपील किया जाए और रेरा को और ज्यादा सशक्त ना करते हुए रिपील किया जाए तो ये बहुत बड़ी अन्याय की बात है और इससे बहुत नुकसान होगा। तो मूविंग अहेड, आगे की बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रिफाइनिंग ऑफ लॉज, रिपीलिंग ऑफ लॉज एंड एनेक्टमेंट ऑफ लॉज, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये होनी ही चाहिए। फॉर ए डेमोक्रेसी इट इज अ वेरी गुड साइन कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और अपनी डेमोक्रेसी काम कर रही है। तो रिपील एक चीज है, उसमें अमेंडमेंट लाना एक चीज है, उसमें इंप्रूवमेंट लाना एक चीज है। एज पर नीड ये एक्शंस अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं, एक तो कोई बुरा कारण या तो कोई एक अच्छा कारण। लेकिन इससे एक चीज तो हमें डेफिनेटली अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि काम हो रहा है। ओके, काम हो रहा है, सरकार सोई हुई नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर गलत चीज हो रही है तो पिछले कुछ सालों में हम सबने देखा है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये है, बहुत सारी चीजें अभी समाज के हाथ में है जिससे समाज अपनी आवाज बहुत तेजी से उठा सकता है और बहुत जल्द हर एक चीज घर घर में पहुंच जाती है। टीवी के चैनल के पहले न्यूज व्हाट्सएप पे पहुंच रही है आजकल। किसने क्या कहा, कैसे कहा, कहाँ कहा, सारी चीजें व्हाट्सएप पे मिल रही है, ईमेल पे मिल रही है और बहुत सारे चैट्स पे मिल रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास पुराने समय जैसा होता था कि अगर कोई अन्याय वाली बात हो रही है तो महीने साल लग जाते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, वैसा नहीं है। मोफा के बारे में जो हुआ उसके लिए हम लोग सबने जो विरोध दर्शाया है वो ऑलरेडी सरकार के पास पहुंच चुका है। उसका एक अच्छा उदाहरण मैं बताता हूं कि कुछ महीनों पहले एनए टैक्स के बारे में बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई थी। सरकार उस समय की एनए टैक्स के पीछे दौड़ रही थी, वसूली कर रही थी। पीआईएल फाइल हुई, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा तरीके से उसको कवरेज मिला। सिर्फ ये स्टेज पे ही सरकार ने बैकफुट पे जाके सुओ मोटो उसके ऊपर स्टे अनाउंस किया। तो ये ताकत समाज में है, ये ताकत फेडरेशन में है, ये ताकत महासेवा में है, ये ताकत यहाँ सब जुड़े हुए सारे प्रवक्ता जो है, सारे मान्यवर है, उनकी आवाज में है। तो हम आगे चल के बड़ी बारीकाई से देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ये जो कदम उठाने जा रही है इसके पीछे लॉजिक क्या है। सरकार को ये लॉजिक पूरे क्लियरली डिक्लेयर करना पड़ेगा, या तो पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ेगा या तो कोर्ट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर उस लॉजिक में कंज्यूमर के कोई राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, फ्लैट होल्डर्स के, फ्लैट परचेसर्स के, अपार्टमेंट ओनर्स के कोई राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो नो डाउट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। रिपीलिंग ऑफ मोफा विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सरकार को ये रिपील करने का जो एक्ट है, उनका जो एक्शन है, आगे ले जाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये हमें सबसे पहले जो श्रोतागण है इनको ये विश्वास दिलाना होगा और हम ये आपके माध्यम से दिला रहे हैं कि हम सरकार को अगर कोई गलत कदम उठा रहे हैं मोफा के रिपील करने के थ्रू तो ये हम होने नहीं देंगे, इसका हम सबको आश्वासन देते हैं। आगे चल के मैं आपको और एक बताता हूँ कि
आज की तारीख में इतने सारे कायदे हैं, सरकार में आज ऐसा कहा जाता है और अपने देश में ऐसा कहा जाता है कि अपने पास हर चीज के लिए कायदा है। और इंडिया के बाहर तो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसा देश है जो वकीलों का देश है, क्योंकि यहाँ हर चीज के लिए कायदा है और जितने कायदे बन रहे हैं उससे वकीलों का भलाई हो रहा है। अभी एक उसका एग्जाम्पल रेरा है। रेरा जब तक बना नहीं था, सारे लोग कुछ अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे। जब से रेरा बना है तो रेरा प्रैक्टिशनर का एक एसोसिएशन बना है, रेरा में फोकस करने वाले स्पेसिफिक एडवोकेट्स है और उनका अच्छा चल रहा है। लेकिन आगे चल के अगर सरकार का उसमें कोई अच्छा पॉजिटिव आउटलुक है टू कंबाइन ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम रिलेटेड लॉज, जैसे मोफा है, मावा है, रेरा है, और उससे एक यूनिफाइड रेरा हो या और कोई अच्छा उसका दूसरा नाम हो जिसमें कंसेंट रिलेटेड प्रोविजंस हो, जिसमें क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए प्रोविजंस हो, जिसमें वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट ना करने देने के लिए प्रोहिबिशन हो, जिसमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रोविजंस हो, जिसमें डेफिनेशन क्लॉजेस जरा ज्यादा बारीकाई से सफाई से दिए हो। ऐसा कोई एक इमरजेंस अगर होता है रेरा में कंजॉइंट विद, साथ में रिपील के साथ में या फिर और दूसरे कोई एक्ट के साथ में, तो मुझे लगता है कि ये कंज्यूमर के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताना है कि हमें सबने, जब तक सरकार अपनी पोजीशन पूरी तरह से क्लियर नहीं करती तब तक सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, मोफा में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, रेरा में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, और जब तक स्टेट गवर्नमेंट अपनी पोजीशन और अपना एजेंडा क्लियर नहीं करती तब तक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो रहने ही वाला है। और तब तक हम सबको मिलजुल के अपनी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए और सरकार को ये डेफिनेटली बताना चाहिए कि अगर 1 इंच का भी आप गलत कदम उठा रहे हो तो एक रिट पिटिशन क्या 100 रिट पिटिशन पड़ेंगी, हर डिस्ट्रिक्ट से रिट पिटिशन आएगी, PILs आएगी और हम आपको ये करने नहीं देंगे। सिर्फ इतना कहते हो मैं आप सबका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। सत्या मुले जी, आपने एकदम सत्य बात कही है और ये करके भी दिखाया है। एडवोकेट सत्या मुले साहब पूना से हैं और PIL में लास्ट पिछले कुछ महीनों पहले जब सरकार NH एक्ट पर कितनी हाउसिंग सोसाइटी को अन्याय कर रही थी, PIL किया श्री प्रसाद परब साहब ने, एडवोकेट सत्या मुले साहब ने, तमाम जो हाउसिंग फेडरेशन देख रहे हैं आप, सीताराम राणे जी, प्रकाश दरेकर जी, महासेवा ने भी इसमें हर एक स्टेट के हर एक शहर से लोग आए और उसको सरकार को झुकना पड़ा और जो NH एक्ट का उस पर स्टे डालना पड़ा। सत्या जी बहुत बहुत धन्यवाद इस पे आप सभी लोगों को प्रबोधन देने पर, अहम जानकारी देने, खासतौर पर जो जानकारी देने के लिए। और मैं आपकी तरफ से और हम तमाम जो लोग एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे उनकी तरफ से यही कहूंगा कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। जो कुछ गलत हो रहा है वो कंज्यूमर के साथ में, ग्राहक के साथ में वो नहीं होना चाहिए और मोफा जो रिफिल करने की साजिश है वो नहीं होनी चाहिए। जो करतूत है, जो सेक्शन अच्छे हैं वो सेक्शन लागू रहने चाहिए। मैं चाहूंगा प्रभु सर, रमेश प्रभु जी। यस सर। यस सर। सत्या मुले जी, आपने अच्छे तरह से लोगों को समझाया कि गवर्नमेंट जब चाहता है तो नया कायदा बना सकता है, ओल्ड कायदा रिपील कर सकता है। हमारा ये मानना है कि जब भी नया कायदा बनता है वो लोगों का हित के लिए होना चाहिए और जो ओल्ड कायदा है उसका संरक्षण रहना चाहिए। इसके लिए हमारा यही मकसद है कि मोफा जो है, जो 60 साल से एक भूमिका बनाई है, बहुत कुछ जजमेंट ग्राहकों का हित में दिया है, यदि ये रिपील किया जाता है तो नया तरीका से नया लिटिगेशन हमें लड़ना होगा, कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि मोफा जो है, महाराष्ट्र का जो कायदा है वो रहना चाहिए। तो इसमें आपका क्या राय है? आप अनम्यूट करिए। जी सत्या जी, आप अनम्यूट कीजिए। ऑल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा संपत जी ने उठाया है। प्रेसिडेंट्स
हिस्ट्री ये वाइप आउट अगर हो जाती है तो ये बहुत गलत चीज होगी, खास करके अपार्टमेंट और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। तो इसमें भी कायदे में प्रावधान किया जा सकता है। रिपीलिंग ऑफ अ एक्ट एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस करना होगा, सजेशंस ऑब्जेक्शंस मंगाने होंगे, बाकायदा पब्लिकली सजेशंस और ऑब्जेक्शंस मंगाने पड़ेंगे, उसका ड्राफ्ट है वो पब्लिश करना होगा, और आगे जाके उस ड्राफ्ट को जब तक वो पूरा रिफाइन नहीं होता और सारे कंसर्न्स अटेंड नहीं होते तब तक गवर्नमेंट को वो एनेक्ट करना या फिर किसी का को फर्दर इम्प्रोवाइज करना, एक रिपील करके दूसरा इम्प्रोवाइज करना या स्ट्रॉन्ग करना सरकार के फायदे में ना रहेगा और ना ही समाज के फायदे में रहेगा। क्योंकि आज तक ये देखा गया है कि जब सरकार ऐसा करने की कोशिश करती है द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ एनेक्टमेंट वो नया कायदा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है और रिपील का एक्शन के ऊपर स्टे आ जाता है। तो आज तक ये सब देखा गया है, इसलिए सरकारें अभी वी आर नाउ इन 2022 हम सब ने देखा 3 फार्म लॉज मोदी सरकार को पीछे लेने पड़े, वो अच्छे थे या बुरे थे वो उसके ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन समाज इन 2022 हैज बिकम वेरी प्रोएक्टिव। अगर ड्राफ्ट बिल पब्लिश करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में वैसी रिक्वायरमेंट है तो सरकार को करना होगा, उसके ऊपर सजेशंस ऑब्जेक्शंस मंगाने होंगे और फिर बेस्ड ऑन दैट आगे जाना होगा। टिल दैट टाइम अगर आइसोलेशन में अगर रिपील होता है तो वो भी चैलेंज होगा क्योंकि राइट्स अफेक्ट होते हैं। और आपका जो मुद्दा है प्रेसिडेंट्स और हिस्ट्री, वो सारे जो मुद्दे प्रेसिडेंट्स और हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोविजंस है मोफा के, वो अगर इन टोटो अगर नए कायदे में या दूसरे किसी कायदे में इंपोर्ट नहीं होते, along with their interpretation, along with their implication, along with their procedural aspect of implementation, तब तक नया कायदा हम कह नहीं सकते कि जस्टिस कर रहा है इस सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज के ऊपर मैं अपने आप को कायदे का स्टूडेंट समझता हूँ। हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट है इस देश में। कोई भी सरकार किसी भी राज्य में, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, नया कायदा अगर लाने की बात कर रही है, पुराना कायदा रिपील करने की बात कर रही है, तो हम डे इन एंड डे आउट इसके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। और विश्वास रखिए ये जो बात आपने अभी कही इसके ऊपर भी हमारा ध्यान है। तो प्रेसिडेंट्स हिस्ट्री हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मोफा से रिलेटेड जो हिस्ट्री और प्रेसिडेंट्स है उसे वाइप आउट तो हम किसी हाल में नहीं होने देंगे। आई होप आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेरी। यस, थैंक यू वेरी मच सत्या जी। वर्षा जी प्लीज वेलकम, आपका कुछ सवाल हो तो बताइए। I just have one question to Advocate Satya Mule also. See, this MOFA or RERA, it's basically a welfare legislation or a remedial statute as we call it. कि कुछ गलतियां या कुछ जो माल प्रैक्टिसेस हैं जो बिल्डर्स कर रहे हैं उनको रेमिडिएट करने के लिए ये स्टैट्यूट है दोनों। तो यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है। और जो लेटर, जो क्रेडाई या एमसीएचआई का जो लेटर व्हाट्सएप पे मैंने देखा हुआ है जो सर्कुलेट हो रहा है, कि जहां उन्होंने हाउसिंग डिपार्टमेंट को किया हुआ है कि मोफा शुड बी रिपील, सो दैट इफ यू सी दैट लेटर तो बहुत टेक्निकली ड्राफ्टेड लग रहा है। तो इस सिचुएशन में जैसे उन्होंने जो रेफरेंस दिया है, एंड इफ आई सी रेरा ऑल्सो, रेरा सेक्शन 92, तो हमारा जो महाराष्ट्र हाउसिंग रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2012 है, so by virtue of section 92 it says specifically that will be repealed, right? और महाराष्ट्र हाउसिंग रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2012 का सेक्शन 56 जो वो लेटर में भी कोट किया है, वो अगर हम लोग देखते हैं तो इट सेज मोफा विल शैल स्टैंड रिपील्ड। That means in 2012 Maharashtra Regulation Development Act itself, it is mentioned that MOFA shall stand repealed. So my question basically is, first of all, why this thing has started? What is that led to all these things? Why all of a sudden MOFA should be repealed? ये कहाँ से आया है? Just because that letter which is being circulated,
or a letter which is received from the housing department to cooperative commissioner that you need to give conveyance. तो ये भी समझ में आता है कि ये लेटर में सिर्फ conveyance का ही मुद्दा लिया गया है, whereas MOFA, if you see, it is not only related to conveyance, but it is right like competent authority can hear you for the society formation. We can go for society formation under builder non-cooperation to DDR 5A में जो competent authority है, we can go for handover of the accounts and records, and then we can also go for the conveyance. So हाउसिंग सोसाइटी के दृष्टिकोण से अगर हम लोग इसको देखें तो ये सिर्फ मुद्दा कन्वेंस रिलेटेड नहीं रहता है. देयर आर अदर थिंग्स आल्सो टू दिस. सो माय क्वेश्चन टू एडवोकेट सत्या मूले इज, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड what is the status of MOFA when RERA is introduced, because RERA is the central statute, right? And if you see the constitution itself, when there is difference or anomaly है तो central act will prevail and both are remedial statute. तो RERA लाने का भी कुछ मतलब है. Central ने जो RERA act pass किया है तो उसका भी, so it was expected that MOFA will be repealed slowly. It was expected. So totally repeal karna is not a good thing. It should happen in phased manner, or the way he said there is a process. Objections should be called from the public and then only it should be tabled and all. So my question is, what is the status of MOFA as of date when RERA is there? And if at all we have to repeal MOFA, the provisions should be incorporated or there should be clarity in RERA to be brought, because as of now, RERA authorities are not hearing the complaints which are related to pre 2017 के पहले अगर एग्रीमेंट्स है मोफा के तो वो कंप्लेंट्स नॉर्मली हियर नहीं होती, या कन्वेंस रिलेटेड मैटर है, सोसाइटी फॉर्मेशन है, तो वो रेरा एंटरटेन ही नहीं कर रहा है. तो रेरा में अगर ये चीजें इंपोर्ट होती हैं तो देयर विल बी सॉल्यूशन एंड देन वी कैन हैव वन यूनिफाइड law as he was rightly on that point. So I just want to know कि technically or legally what is the status of MOFA when RERA is there and section 92 of RERA says Maharashtra Housing Development Act is repealed, and under section 56 of Maharashtra Housing Regulation Act 2012 it says MOFA stands repealed, right? Because that needs to be clarified, or that needs clarity, at least for me, or maybe Prabhu Yes. Sahab can answer. Of course. Yes, Yeah, please. बोलिए. Yes, Satya ji, please answer. ओके मैडम, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, कुछ टेक्निकल थे, कुछ पॉलिटिकल भी थे. तो उसमें ऐसा है कि ऑल ऑफ अ सडन व्हाई दिस सब्जेक्ट हैज कम अप कि मोफा को रिपील करना है. इसमें सब्जेक्ट ऐसा है मैडम कि ये सब्जेक्ट बहुत चीजों से इंटरलिंक्ड है. एक चीज अगर हम देखिए तो कुछ समय पहले apartments were not having clear definition about competent authority for issue redressal. फिर DDR को वो authority दी. Thereafter आपने और एक न्यूज सुनी होगी कि cooperative housing sector should be excluded from Cooperative Housing Societies Act. ये भी बीच में एक हुआ ड्रामा, आप सबको पता होगा. फिर आप क्वेश्चन पूछ रही है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मोफा टुडे. अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली रिपील्ड, मोफा स्टैंड्स वैलिड एंड इन फोर्स टुडे. डे इन एंड डे आउट मोफा इज रेफर्ड, मोफा इज इम्प्लीमेंटेड, मोफा इज cited in all the judicial offices including high courts as well as Supreme Court, in context to all the disputes between buyers, landowners and the builders. So having said this, MOFA is valid. Regarding RERA, when it came in force, it was called as a toothless tiger. Even today, it doesn't have any penalizing or stringent provisions which can be classified as deterrent for the offenders. So one has A, another has B. If both A and B can be put together, I think that looks to be a promising solution. But we do not know. Government is not an individual. It is a group of people who are elected. The stand has to be yet to be cleared by the state government as to what is the intention behind all these things. Regarding the letter of RERA, if I may want to sensationalize little bit this particular without any prejudice to anybody,
इसमें किसी का कोई पर्सनल ये नहीं है मेरा, but a reputed builder is now a minister in the current state government. Okay, so there is a representation, a strong representation of builder lobby in the current state government, in the cabinet itself. Okay. Okay, so yes, there are various forces at play. Dynamically, they are at play. However, if we see at this current situation, current VC itself, the forces of democracy through your voice, through the voice of Vinod Sampath ji, Sharma ji, and all the respected people, Sare Manyavar, the voice of democracy is also playing its role. तो आगे चल के आप मैजिक देखिए, सरकार एक चीज को इग्नोर करके दूसरी चीज कर नहीं सकती, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ. I hope I have answered your question. लेटर मैंने पर्सनली देखा नहीं है. बिल्कुल. और सत्या जी, जहाँ करोड़ों लोगों का सवाल है, जहाँ एक तरफ लाखों करोड़ों लोग हैं और वहां पे कुछ लोग हैं, तो सरकार जो राजा होता है उसको ज्यादा जो लोगों का मत है वो देखना पड़ता है. जब डेवलपमेंट की बात आती है, जब इंफ्रा की बात होती है, जब वो देखती है कि जहाँ पे हजारों लाखों लोगों का इंफ्रा के लिए जाना होता है, तो कुछ चीजें डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो यहाँ पे भी करोड़ों लोगों का सवाल है, तो सरकार निश्चित ही सुनेगी. जो सेक्शन टाइट है, वो लेटर जो बात कर रही है, लेटर वो लास्ट ईयर का है और अभी हलचल मची है, क्योंकि हो सकता है कि ये सरकार की तरफ से प्रिंसिपल हाउसिंग सेक्रेटरी वहां से कुछ हलचल हुई है और वहां से कुछ हुई है. ये लेटर आज का नहीं, लेटर ये 2021 का पुराना लेटर है, तो हलचल आज हुई है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ. लेकिन सुनील जी, अगर हम लोग वो डीओ लेटर देखते हैं जो हाउसिंग डिपार्टमेंट से कमिश्नर को एड्रेस हुआ है, कमिश्नर को, तो वो जो 4 चीजें 1 2 3 4, तो दे आर जस्ट कॉलिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डीम्ड कन्वेंस. That means somewhere in the mind of the department, ये है कि MOFA is only related to deemed conveyance. I think there is total failure on the part of the federations also. On that point, MOFA Act है, ये सिर्फ advocates और consultants को मालूम है. How many housing societies know what is MOFA? Yes. So there is total failure on the part of the federations also. Exactly. No, I will not say. Sharma ji, with your permission, I will address this particular concern of Shilpa ji. Shilpa ji, as a qualified professional and my colleague, I definitely share your concern, और मैंने वो concern थोड़े sweet words में यहाँ पे रखी भी थी. मोफा जैसे बहुत सारे अच्छे कायदे अपने देश में है, okay? लेकिन the very fact that 60% of housing societies उनका deemed conveyance हुआ नहीं है, this can be one of the proactive, we can say, prompting factor for the state government to evaluate whether something more can be done, and whether if that can be done through one act or another act, and whether if from another act, then whether if we have to do that, then what is the need for MOFA? देखिए, we are not going to the root cause. What is root cause in the housing subject? Before you go to the question or putting your view, I'll just share the screen. Shilpa madam, are you there on the screen? Yes, sir. Yeah, we are able to see this letter, sir. Yes, we are able to see the letter. See, this is of Sahkar Ayukta, that is a cooperative commissioner and Register of Cooperative Societies, Pune. He has addressed this letter to all the Vibhagiya Sanibandhak, that is all the joint registers. What is the subject matter? Look at the subject matter. महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकाबाबत, ओके, त्याच्या बांधण्याचा प्रोत्साहन देणे, त्याच्या विक्री, व्यवस्थापन व हस्तांतर यांच्या नियम करण्याबाबत अधिनियम निराशित करण्याबाबत. What do you mean by निराशित करण्याबाबत? That means regarding the installation, that is repealing. Okay, now in order, what is the state? See, look at the Sahkar Panan and Vastru Vibhag. They have sent on 21st September 2022 to Mr. Kaude, who is the cooperative commissioner. What is the subject? Again, regarding the repealing of Maharashtra Ownership Flat Act. Look at this subject. Can you read this subject, madam? Because your Marathi is good. गृहनिर्माण विभागातील महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या सदनिकाबाबत अधिनियम 1963 निराशित करण्याच्या बाबत विचाराधीन आहे. That means we are thinking of repealing it. That is what the government is saying. And because we are thinking of repealing, we are asked for all this information.
And if this information is there, then if there are only few societies to be given deemed conveys, rest everything is over, then they will think of repealing. Now they have called for all this information so that they can take an informed decision. Now why they have written to Cooperative Commissioner? Because Cooperative Commissioner is the one who is having authority to look at the administration of the deemed conveys and take the information from all these DDRs. So my question is very simple. The government is seriously thinking of repealing it. Why they are repealing? Because CREDAI has already given a representation in 2020, and this is not going on today. Let me tell you, madam, it is going on for the last 6 months. Only thing, now that we have got an official communication, that is why we as an association working on it. So I think I have answered your question, why we are so concerned. Yes. Okay. Yes, and all the federations, all Mahaseva, everybody is so vibrant. I can see them daily very much active and communicating on all these subjects. So in fact, I would, instead of calling something negative, I would say that I give full credit to the federations, all the associations for their proactiveness, coming forward, voicing out the concerns of all the housing societies, apartment complexes, organizing such video conferences and seminars. I would say, without which definitely the government would have had their way if these people would not have been so alert. Because of such gatherings, because of such communications, our knowledge gets refined, we get up-to-date information, we are abreast with what the state government is acting, central government is acting upon, and therefore, because of these activities, there is a check that is created. ये जो check बनता है, वो बहुत important check है. So I really appreciate, on the contrary, all the federations, Mahaseva, and all the associations. Thank you very much. Yeah. Can I speak something? Yeah, go ahead. See, all of us are missing the bus. Now, what is being presented to us is the roots of these things have started growing. These things have started growing from the year 2005. जैसे कि ड्रैगन का ड्रैक्यूला की स्टोरी थी 18 साल के बाद में वो जरा जवान बन के खिल रहा है, उसी तरह से आप पढ़ेंगे amending Act number 47 of 2005 with effect from 1st April 2005. I am reading out the thing from MOFA. The present amendment specifically states that the statement of reasons, objects, and a specific reason for permanent extension of the ownership of flats act, it was being extended for a period of 5 years. Now, pausing here for a moment. We got RERA recently. Builders lobby since 2000 onwards is after RERA, after MOFA to be repealed. As we all know, MOFA is a temporary act which is extended every 5 years. So in 2005 itself, they wanted to repeal this thing, and the act, the bill particular thing was made and drafted and placed and everything. Lots of commentaries are there. All I am trying to tell you is, जब 2005 में ये objections आए, ये जब आया, at that time we did not have RERA. Because we had no RERA, government was helpless. How to regulate real estate sector? But because now RERA has come, under the guise of RERA, they say this particular temporary act should be repealed. This is the root thing. We have to focus our energy from 2005 and not from 2022 का ये letter आया. My unofficial information is, I am not sure whether it is right or wrong, but I have been told that Advocate General of the state has already given a ruling, informal opinion that this RERA MOFA is not applicable. It needs to be scrapped. This is what I have got the information more than 2 months ago. This from reliable sources I have got this information. If someone has got good connections with the Advocate General's office, you can try and find out. This opinion has already been given, is what the information of mine is that we cannot speak many things openly, but certainly we do get some feelers. And one of the feelers which I am sharing with you is from 2005, they have been working on this, and much before 2005, because all of us know that a bill comes only after some research has been done. And this is what is documented
in practically any MOFA book from 2005 on itself. Why has the government since 1963 pushing just a temporary period of 5 years, it is giving an extension, and why it is not made a permanent act? So this will be the line where we need to focus. The supporters of RERA will say MOFA was only a temporary act extended every 5 years. Of course, now it has gained momentum and they want to move on this. And my suggestion to Ramesh Prabhuji is, let us not restrict ourselves to the city of Bombay. For every state, in every division, in every district, and in every city council, we should have a strong team for opposing these things. It should not be restricted to the corridors in Bombay, because Bombay is more effective. We need to build up at like every particular zone. In simple language, I would say like a shakha. This has to be made in such a every nook and corner. Some representative has to be take this up, and we should take this up through press, because hardly anyone is going to listen to us in the corridors of power. We only have got a vote bank. At that time, we are remembered. Otherwise, no one cares a damn what happens in the society. No one is bothered. It's only lip sympathy which is being given. Let us put it in very harsh words. What we have been able to achieve from 1963 to 2022 is my question. All housing ministers have openly favored the builders on one pretext or another. We need to tighten the provisions of MOFA as well as RERA, and some organizations, we have to come out openly and in a harsh way. There is no need to please the builders and for the sake of work or anything. If we have got caliber, we will excel. But the need of the day is very clear. Let's not be a morality and legality. Let us go in a very harsh way, one-sided. It should not be a war. It has to be a world war, that on this particular thing, there cannot be a compromise, and the government has no option but to scrap such proposals coming from some builders, influential builders. That is my submission. Okay. Thank you. I just want to share with you one recent judgment, which is, of course, it's going on. See, this is a petition filed before the Honorable High Court by one society. Okay, that is by a developer, Rashiklal Ambalal Mehta versus Maya Mamata Cooperative Society. This is a writ petition. By this petition under Article 226 of the Constitution of India, the petition is seeking to set aside the order dated 12th May 2021 in application number 7, 2020, passed by the District Deputy Registrar, Community under Section 5 of MOFA. That means it was a deemed conveyance order which he wants to get it set aside. What is this petition? The learned counsel for the petition submit that along with the order dated so they are telling the order passed by the authority on the ground that how authority can pass the order on the basis of the repeal of the MOFA Act. According to them, because it is a Honorable Supreme Court has passed the judgment to repeal West Bengal Act, according to them, all the State Ownership Act has been repealed. Based on this, they look at the prayer. The Honorable Court be pleased to squash and set aside the order, that is fine. That it may be declared that after the repeal of the MOFA Act, that means they have gone to the High Court already, that it may be declared that after the repeal of the MOFA Act and the Maharashtra Housing Regulation Act 2012, all our government resolution notice circular issued thereafter by the state government may be declared and considered as null and void and unconstitutional. That pending the hearing and final disposal, the effect of operation so and so be state. He submits that the considering the prayer be the petition matter pertinent to the division bench. On the other hand, anyhow, coming to the point, what I'm saying is this petition is already lying before the High Court, and now the affidavit from the state government is yet to be filed. And even to file an affidavit, they are looking for the statistics, and seriously they are thinking, if this type of litigations are happening, why not take the advantage of this litigation and revive the representation made by the builders, so that they can also give this statistic and say that okay, we want to repeal the MOFA. So that, and later on the government may say that it is at the direction of the High Court. Therefore, considering all this,
we want to bring a strong point on the political front, saying that you have to file an affidavit that MOFA cannot be repealed and it should not be repealed. And it is not so far repealed. That is the solution that I would like to add, Ramesh, on this particular thing. I am in touch with Nimesh. The crux of the issue is that practically all the orders which are being passed on deemed conveyance invariably go to a single bench, because it is an order which is being challenged. But if you observe, can you repeat the slide, please, Ramesh? Can you repeat, show the slide once again? Yeah, sure. I'll do that. I'll do that. One, just one. First page. Yeah, page number 1. Yeah. Now, when you will see, when we will see this particular thing, this is before K.K. Tatid and Prithviraj K. Chavan, 25th August 2021. Correct. Now, you will observe that all the petitions which are being challenged before the Bombay High Court, they are being challenged before a single judge. Correct. Initially, this petition also had gone to the single bench. And when it went to the single bench, it was politely submitted to the court that with utmost disrespect to you, this is not a matter whereby only a deemed conveyance order is challenged. The constitutional validity of this particular MOFA is being challenged, and when there is a challenge to the constitutional validity of a particular act, it cannot be decided by a single order, a single bench, and so from single bench it came to double bench. Now, apart from the controversies, now see on the other hand, this also, if you will observe in this, if we take it below. Hence, the matter pertains to single bench as per the appellate side rules. This is what the observation, and with the next sentence, in view of this controversy, the following order is passed. The registrar is directed to verify whether the matter is pertaining to single bench or division bench immediately. So, very important thing that arose in this particular matter is who is going to hear the bench. The court has not been able to make up its mind at the single bench level or double bench, division bench. If you observe, all practically matters of deemed conveyance, they are going to single bench. Why only this matter? And in this matter also, they have not expressed an opinion. They have shifted the burden as per prayer clause, the order passed clause number A. The registry is directed to go through and opine on that thing. Ramesh, can you once again show that particular page number 2? The registry is directed to verify whether the matter is pertaining to single bench or division bench immediately. So the crux of the view is that even 2 bench judges are not sure whether it will go in single bench or double bench. The interesting part is if it is going in single bench, then it is only a challenge of the deemed conveyance order. But if it is a challenge to the act, it goes to this. Does it imply that all the earlier orders being passed under the DDA by under MOFA for deemed conveyance, they were not correctly passed or correctly observed? The root of the thing lies in the prayers which are being made for deemed conveyance. If you happen to challenge an order or you are appearing for a builder, it is your duty to raise the objection of the jurisdiction of MOFA so that the matter goes to a division bench. This was just for the academic point. Of course, we are supporting MOFA. We want MOFA. There is no substitute onto it. Thank you. I just thought let me share it with other team members also. And I will also request Satya Muleji to email this particular petition file for the benefit of all. Please share it with all. विनोद जी, आज नहीं, हम संडे को भी मिलने वाले हैं. संडे को भी एक वेबिनार ऑर्गेनाइज है सेम सब्जेक्ट पे, मोफा रिपीलिंग के टॉपिक पर. कुछ नए लोग आएंगे, शिल्पा जी भी उसमें रहेंगी, कृष्णराज राव साहब हैं, बहुत सारे दूसरे अदर्स हैं, उनसे भी वेरियस हम लेंगे. विनोद जी आप भी रहे, मैं चाहूंगा सत्या मूले जी भी रहे. कोई सवाल है? Anybody has any question? Otherwise we can conclude. Yes, nice. Anil D'Souza को पूछो. Yeah, there is another seminar. Hello, we have. Yeah. There are multiple issues that are happening at the same time, so we really don't know which is more important and which can be left behind. Now, another issue which I'm sure everybody is sweating is on the deregistration. A new terminology like the Oxford Dictionary, we learn new words. So a new word is crept in, that is deregistration. So suddenly there are people in projects who don't know what to do if a project is deregistered. 1 month back, we heard about one project getting deregistered. Suddenly we come to know there are 40 projects getting deregistered. I am sure another zero will be added very soon. It could be 400 or 4,000. So we are a little worried over here exactly what's happening,
because I think most of these things are all, it looks like it's all without the engagement of, all of us over here. So there are esteemed people with the tremendous knowledge and experience who can share their views on what is this new thing, deregistration, and what does it mean to the RERA and the people who have bought into these fantastic projects or promises or castles in the air. Mr. Prabhu, what do you think about this deregistration thing suddenly? Anil, this is a seminar which was continuing. I know, but I am no problem. We will just conclude this seminar which we had started. Yes. Anil Pachoda has brought a new concept which has been introduced by MHARERA, where few projects have been deregistered. So right now we are like MOFA is getting deregistered. Yeah, we are trying to find out the solution on that. We'll discuss further on that. Thank you very much, and we will join for the new seminar. Thank you. Okay. Yes, वापिस से हम 12 नून को एक और सेम सब्जेक्ट पर मोफा जो रिफिल का इशू चल रहा है इस पे बात करेंगे। आज जो हमारे स्पीकर रमेश प्रभु जी, श्री प्रसाद परब साहब, सुहास पटवर्धन साहब, विनोद संपत साहब, एडवोकेट सत्या मूले पूना से जुड़े, और सीताराम राणे जी जो महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के चेयरमैन है, उन सभी का शुक्रिया। दोस्तों, इस सब्जेक्ट पर हम आगे भी बात करते रहेंगे और आगे भी आप लोगों के जो विषय है, जो सवाल है वो लेंगे। ठीक 12 बजे आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरे जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसमें भी ऐड कर लूंगा। आप महासेवा से और MNS मीडिया न्यूज सीरीज के जो लाइव है उससे जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू प्रभु जी। Thank you very much. So I request all the advocates to join once again.